बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गाइडन का चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेटरी शॉक। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज़ शॉक। शॉक इज़ एनी कंडीशन और सर्कुलेटरी कोलैप्स दैट रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है? देयर इज़ टू लिटल ऑक्सीजन बिकॉज देयर इज़ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो गाइटन की पहली ये जो 2.5 लाइनें लिखी हुई हैं, इसी में आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि शॉक क्या है। इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द बॉडी विच काजेज हाइपोक्सिया, सिंपल इज दैट। तो शॉक में बेसिकली हाइपोक्सिया होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। अब इसमें जो सबसे कलेक्टिव इफेक्ट होगा वो है कार्डिक आउटपुट का कम हो जाना। तो सर्कुलेटरी शॉक काज्ड बाय द डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट। अब इसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस हो गया। अब ब्लड लॉस के मुख्तलिफ रीजन है। हेमरेज हो सकता है, आपको कोई रोड एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम अगर कम है तो हार्ट के पास कम वॉल्यूम जाएगा, हार्ट उसे कम पंप करेगा, जिसकी वजह से जो वीनस स्टंट भी कम हो जाएगा और जो इसका कॉम्पैक्ट होगा वो यही होगा कि कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगी। तो इसमें ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा था ड्यू टू हेमरेज या रोड एक्सीडेंट या कोई भी ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ। अब इस तरह के शॉक को हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कह सकते हैं, जो कि अब आगे हमारा अगला टॉपिक यही है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक होता है। अब गाइटन में मैंने पहले बता दिया सेकंड वाला कि जिसमें क्या हुआ जी, कार्डिक आउटपुट कम हो गया ड्यू टू ब्लड लॉस। ब्लड लॉस होने की वजह से डिमिनिश्ड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ जिसे हमने नाम दे दिया हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब एक शॉक होता है कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें ब्लड वॉल्यूम ओके होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। जो कंडीशन होती है इसमें है पंप फेलर, यानी कि जो कार्डिक है, जो हार्ट है वो अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाता। देयर सर्कुलेटरी शॉक दैट रिजल्ट फ्रॉम डिमिनिश्ड कार्डिक पंपिंग एबिलिटी, यानी कि हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो डिमिनिश हो जाती है। अब इस वजह से इस तरह के शॉक को कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। इसे कंफ्यूज नहीं करना हाइपोवॉल्यूमिक से, उसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, जबकि कार्डियोजेनिक में वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं है। हुआ क्या है, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल है। जो पैथोलॉजी हुई है वो ये है कि कार्डिक पंपिंग जो है वो रिड्यूस हो गई। तो इस तरह के शॉक हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। इसके अलावा आ जाता है अगर वीनस रिटर्न कम हो जाए। अब इसमें क्या होगा, इस तरह के शॉक को हम वैसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, यानी कि इस यहाँ पे हमारे पास वेस्कुलर पूलिंग हो जाती है। इधर लिखा हुआ है डिक्रीज वेस्कुलर टोन स्पेशली ऑफ द वीनस ब्लड रेजर्वायर, यानी कि आपके पास जो प्रिफरल वेसल्स हैं उसमें ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस पूलिंग की वजह से वीनस टर्न कम होगा क्योंकि वेस्कुलर टोन बहुत कम है। इस टोन का मकसद ये है कि वीनों की जब कंस्ट्रिक्शन होती है तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड बैक टू हार्ट पहुंच जाता है। अब अगर ये टोन ही कम है तो जिसकी वजह से वीनस टर्न बहुत कम जाएगा और अगेन कार्डिक आउटपुट पे जो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। एक और तरह का शॉक हो सकता है दिस कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो एट सम पॉइंट इन द सर्कुलेशन स्पेशली इन द वीनस रिटर्न पाथवे, यानी कि आपके पास ब्लड वॉल्यूम भी ठीक है, वीनस रिटर्न भी ठीक हो सकता था, लेकिन जो वेंस के रास्ते में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। तो इस तरह के शॉक को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, के ब्लड फ्लो के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है जिसकी वजह से अब ब्लड हार्ट तक जाएगा नहीं और हार्ट तक जितना जाएगा कम ही जाएगा और वो कम ही दोबारा सिस्टेमिक ब्लड फ्लो में जाएगा, जिसकी वजह से अगेन डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। तो अगर हम इसे समराइज़ करें तो हमारे पास 4 किस्म के शॉक आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें क्या हुआ था, ब्लड जो है उसका वॉल्यूम वो कम हो गया। सेकेंड वन इज़ कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें ब्लड वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लड वॉल्यूम ओके है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ है वो ये है कि पंपिंग एबिलिटी है वो कम होगी, दिस इज़ कॉल्ड पंपिंग फेलर। हार्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से पंप ही नहीं कर पा रहा। तो एक हाइपोवॉल्यूमिक हो गया जिसमें ब्लड कम हो गया, कार्डियोजेनिक हो गया। द थर्ड वन इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसमें हमने बताया कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है आपके पास वीनस ब्लड के अंदर। फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब इसमें ना हार्ट को कोई मसला होता है, ना ही ब्लड वॉल्यूम को कोई मसला होता है, दोनों नॉर्मल होते हैं।
मसला है डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी कि आप कह सकते हैं कैपेसिटी वो इंक्रीज़ कर जाती है। ये कैसे, इसे आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं पेरिफेरल पूलिंग ड्यू टू डिक्रीज्ड वेस्कुलर टोन, जो अभी मैंने आपको बुक से बताया। अब इन चारों में हमने जो ब्लड के साथ मसला था या हार्ट के साथ मसला था या पेरिफेरल पूलिंग हो गई थी, इन सब का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स था वो यही था कि ये सारे क्या करवा रहे थे, कार्डिक आउटपुट को डिप्रेस करवा रहे थे। अब कुछ इस तरह के शॉक भी होते हैं जिसमें कार्डिक आउटपुट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि गाइटर में क्या लिखा हुआ है, सर्कुलेटरी शॉक विदाउट डिमिनिश्ड कार्डिक आउटपुट, यानी कि कार्डिक आउटपुट को कोई मसला नहीं है। तो इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि मेटाबॉलिक जो रेट है वो बहुत तेज़ हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म इतनी तेज़ी से हो रहा है कि जो नॉर्मल आपके पास कार्डिक आउटपुट है 5 लीटर, वो इनएडिक्वेट हो जाती है। इनके नॉर्मल तो वैसे 5 लीटर होती है, लेकिन बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ही इतना तेज़ हो गया कि इवन के 5 लीटर ब्लड भी कम पड़ रहा है। तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा कि शॉक तो है बंदे को, लेकिन कार्डिक आउटपुट जो वो डिमिनिश नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन्स टू द आर्टेरियल प्रेशर इन सर्कुलेटरी शॉक। तो आर्टेरियल प्रेशर वो कह रहा है एट टाइम्स अ पर्सन में बी इन सीवियर शॉक, क्या हो सकता है एक पर्सन जो उसे शदीद किस्म का शॉक है, बट स्टिल इट हैज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर बिकॉज ऑफ पावरफुल नर्वस रिफ्लेक्सेस। आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी आर्टेरियल प्रेशर में कोई डिक्रीज या इंक्रीज़ आता है तो काफ़ी सारे सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस जो वो जिस तरह के बैरोरिसेप्टर्स वगैरह हो गए, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिनका काम है कि आर्टेरियल प्रेशर को दोबारा नॉर्मलाइज कर देना। तो वो कह रहा है कि कई दफ़ा शॉक में बंदा होता है लेकिन आर्टेरियल प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल रहता है। तो इस वजह से हमने इसे कंफ्यूज नहीं करना कि आर्टेरियल प्रेशर कैन ऑफन बी सीरियस मिसलीडिंग। हमने आर्टेरियल प्रेशर को ये देख के ये नहीं कह देना कि ये बंदा शॉक में है या नहीं, क्योंकि कई दफ़ा बंदा शॉक में होता है लेकिन आपको पता नहीं लगता कि आर्टेरियल प्रेशर नॉर्मल है या बड़ा है या कम है। लेकिन ब्लड लॉस, अगर एग्जांपल है ब्लड लॉस की, तो उसमें आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ब्लड कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो आर्टरीज के अंदर ब्लड भी कम आएगा, जिसकी वजह से प्रेशर उसका डिक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू डिटोरिएशन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। तो इसे अभी पढ़ना वैसे फजूल है, क्योंकि आगे हमने स्टेजेस पढ़नी है। स्टेजेस ऑफ शॉक के प्रोग्रेसिव होती है, नॉन प्रोग्रेसिव होती है, फिर इरिवर्सिबल होती है। तो दरअसल जो टिश्यू डिटोरिएशन हो रही है ये इरिवर्सिबल में जाके होती है, तो ये आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे, तो यहाँ से अभी फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो हेयर इज़ द स्टेजेस ऑफ शॉक, कि शॉक की क्या क्या स्टेजेस हैं। तो पहला स्टेज है नॉन प्रोग्रेसिव, नाम से जाहिर है कि इसने प्रोग्रेस नहीं करना। समटाइम्स इज कॉल्ड कॉम्पनसेटेड स्टेज, यानी कि बॉडी के मुख्तलिफ मैकेनिज़्म वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो काम करना शुरू हो जाते हैं और शॉक को वो जो है नॉर्मलाइज कर लेते हैं। इन विच द नॉर्मल सर्कुलेटरी कंपनसेटरी मैकेनिज़्म इवेंचुअली काज फुल रिकवरी विदाउट हेल्प फ्रॉम आउटसाइड थेरेपी। ठीक है जी। द सेकेंड वन इज़ प्रोग्रेसिव स्टेज, यानी कि ये विदाउट थेरेपी, अगर आपने कोई इलाज नहीं किया या अभी कुछ नहीं किया, द शॉक बिकम स्टेडली वर्स अंटिल डेथ अकर, यानी कि ये नॉर्मलाइज नहीं हो रहा। अगर आपने बाहर से कोई थेरेपी दी, अगर आप हॉस्पिटल चले गए हैं तो फिर ये वापस आ सकता है, यानी कि प्रोग्रेसिव भी आपके पास नॉर्मलाइज हो सकता है। लेकिन जो थर्ड वन है इरिवर्सिबल, नाम से ज़ाहिर है इरिवर्सिबल, यानी कि ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसका दूसरा नाम रिफ्रैक्टरी भी होता है, यानी कि इट इज़ रिफ्रैक्टरी टू अदर रिस्पॉन्सेज in which shock has progressed to such an extent that all forms of known therapy are inadequate to save the person's life, even though for the moment the person is still alive. अब वन बाय वन टाइप्स ऑफ शॉक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था शुरू में कि 4 किस्म के शॉक आपके पास हो सकते हैं, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। स्टार्ट करते हैं हाइपोवोलेमिक से। इसमें क्या है, ब्लड लॉस हुआ। अब ब्लड लॉस किस किस वजह से हो सकता है, तो पहला तो इसका रीज़न हो सकता है हेमरेज, सीवियर हेमरेज आ गया आपके पास। इसके अलावा ये तो हो गया ब्लड से रिलेटेड, ब्लड लॉस हो रहा है। आपके पास लॉस ऑफ प्लाज्मा भी हो सकता है, यानी कि ब्लड तो लॉस नहीं हो रहा लेकिन ब्लड का कंपोनेंट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल इफेक्ट यही आएगा कि ब्लड वॉल्यूम जो वो कम है।
इसके अलावा आप कह लो कि लॉस ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका ओवरऑल इफेक्ट यही आएगा कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होगा। तो जहाँ हेमरेज की वजह से ब्लड जा रहा है, प्लाज्मा जा रहा है, फ्लूइड बाहर जा रहा है, इन सब का जो ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा वो है ब्लड वॉल्यूम की कमी, जिसकी वजह से हम कहेंगे इस तरह के शॉक को कहेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। लॉस ऑफ प्लाज्मा किस तरह हो सकता है? ये आपके पास बर्न्स, सीवियर बर्न्स, इस वजह से आपके पास जो है वो प्लाज्मा का लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ फ्लूइड में आप एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल डायरिया वगैरह की, आपको सीवियर डायरिया है तो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड जो है वो गोज़ आउटसाइड। इसके अलावा आपके पास वॉमिटिंग है, अगर आपको पॉलीयूरिया हो गया यानी कि एक्सेसिव किडनी आउटपुट, इन सब की वजह से आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक की क्या क्या रीज़न हो सकती है? इसमें मैंने बताया था कि ब्लड वॉल्यूम जो है नॉर्मल रहता है, लेकिन पंपिंग एबिलिटी जो है हार्ट की वो काफ़ी कम हो जाती है। अब इसकी कौन कौन सी रीज़न हो सकती है? तो इसमें आपके पास अरिथमियाज आ सकते हैं, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। अब इसमें एक याद रखने वाली बात क्या है, टैकीकार्डिया वैसे क्या होता है कि हार्ट रेट जो इंक्रीज़ कर जाता है। तो हार्ट रेट अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो सोचने की बात यह है कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा ही होता है, अगर टैकीकार्डिया आपके पास सीवियर नहीं है तो ये यही करता है कि आपके पास स्लाइड इंक्रीज़ करता है कार्डिक आउटपुट में। लेकिन अगर सीवियर टैकीकार्डिया हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाती है इन सीवियर कंडीशन। ये कैसे? आपने फार्मूला पढ़ा होगा कार्डिक आउटपुट का, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ से तो लग रहा है कि हार्ट रेट जितना बढ़ाओगे कार्डिक आउटपुट उतना बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि आपने कार्डिक साइकिल का टाइम बहुत कम कर दिया, पहले जो डायस्टोल या सिस्टोल का टाइम था यानी कि टोटल कार्डिक जो साइकिल है 0.8 सेकेंड, उसमें ये कम हो जाएगी, कार्डिक साइकिल इससे कम हो जाएगा। इस कमी की वजह से जो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम है उसमें कमी आ जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कम होगा? आपके पास जो वेंट्रिकुलर फिलिंग टाइम है, वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हार्ट रेट आप जितना मर्जी बढ़ाई जा रहे हो, लेकिन फॉर एग्जांपल हार्ट रेट आपका 200 पे चला गया, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 10 है, तो एंड रिज़ल्ट क्या आएगा? 2000 सॉरी। लेकिन ये देखें, अगर हार्ट रेट आपका 72 ही था लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, जितना मर्जी ज़्यादा कर लो, क्योंकि 72 जो नॉर्मल है उसमें आपके पास जो कार्डिक आउटपुट आएगी वो आपके पास 500 तक जाती है, 5000 तक जाती है, जो कि नॉर्मल है 5 लीटर ब्लड। अब इसमें हुआ ये कि हार्ट रेट ज़्यादा करने से कार्डिक टाइमिंग कम होगी, कार्डिक टाइमिंग कम होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, और ओवरऑल इफेक्ट क्या है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो गई। तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होना क्या है? शॉक। तो टैकीकार्डिया अगर सीवियर हो तो आपके पास शॉक का मैकेनिज्म स्टार्ट हो सकता है। और ब्रेडिकार्डिया तो वैसे ही ऑब्वियस सी बात है, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट कम है तो ज़ाहिर है स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा और कार्डिक आउटपुट अगेन डिक्रीजेज। तो वन ऑफ द काज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज अरिथमियाज। द सेकेंड वन इज पंप फेलर। अब पंप फेलर में क्या है? आपके पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन सीवियर MI हो गया, उसके बाद कार्डियोमायोपैथी, फॉर एग्जांपल इसमें क्या हुआ है? वेंट्रिकुलर जो है वो डायलेट कर गए हैं। लॉ ऑफ लैप्लेस आपने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू टेंशन ओवर रेडियस। अब जितना भी आप फॉर एग्जांपल ये एक वेंट्रिकल है, ये दूसरा वेंट्रिकुलर है, अब इसका रेडियस ज़्यादा है, यानी कि ये वेंट्रिकुलर डायलेट करके, तो जितना रेडियस ज़्यादा होगा आपके पास प्रेशर उतना ही कम जनरेट होगा। जितना प्रेशर वेंट्रिकुलर कम जनरेट करेगा आयोटा में उतना ब्लड कम जाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट अगेन क्या हो जाएगी? कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगेन दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक।
The third one is obstructive shock. ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में एक कॉमन एग्जांपल है कार्डिक टैम्पोनेड। अब इसमें क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज दैट हार्ट इज कंप्रेस्ड एंड इट्स फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड। अब ये हुआ कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आपका हार्ट है दिस वन, और ये आपके इर्द गिर्द हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियम है, तो अगर इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो जाए, फ्लूइड ब्लड अक्यूमुलेशन इन पेरिकार्डियल कैविटी, तो इससे क्या होगा? यानी कि पहले अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट था, तो ये आपके पास पेरिकार्डियल कैविटी है। अगर इसके अंदर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया तो हार्ट आपके पास छोटा सा रह जाना, और जबकि आपके पास पेरिकार्डियम है उसने बड़ा हो जाना, जिस वजह से इसने फोर्स लगानी है किस पे? हार्ट पे। जो ये हार्ट पे फोर्स लगाएगा तो हार्ट के अंदर ब्लड कम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं बनाऊँ तो अब कार्डिक टेम्पोनेट में पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड अगर जमा हो गया तो इसने क्या करना है? ये हार्ट को कंप्रेस करेगा। जितना ये कंप्रेस करेगा इसका हार्ट के चैम्बर जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा ये इसका जो एरिया है वो कम होना शुरू हो गया। तो जितना एरिया इसका कम होगा, ब्लड जो आर्टीरियल ब्लड ऊपर से आ रहा है वो इसमें कम ब्लड आएगा, क्योंकि आगे एरिया इतना नहीं है तो कम ब्लड आएगा, तो कम इसने पंप करना है, तो कम पंपिंग की वजह से अगेन कार्डिक आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगी। अगेन इट लीड्स टू द शॉक एंड दिस शॉक इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, क्योंकि हार्ट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कार्डिक आउटपुट नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से जो हार्ट को वो कंप्रेस करी जा रहा है, जिससे हार्ट वीक हो गया और कार्डिक आउटपुट इतनी नहीं दे पा रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसके बाद आपका फोर्थ वन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब इसमें ब्लड वॉल्यूम भी बिल्कुल नॉर्मल था, आपके पास पंपिंग एबिलिटी ऑफ हार्ट वो भी नॉर्मल थी। हुआ क्या था कि पेरिफेरल पूलिंग हो गई थी ड्यू टू डिक्रीज्ड वेस्कुलर टोन। अब ये कौन कौन से शॉक इसमें आ सकते हैं? आपके पास जो न्यूरोजेनिक शॉक है वो भी इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सेकंड आपके पास आ सकता है एनाफ्लेक्टिक शॉक, वो भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। द थर्ड इज़ सेप्टिक शॉक। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट लीथल शॉक इज सेप्टिक शॉक ड्यू टू एंडोटॉक्सिन्स। ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। फ़िलहाल आप ये याद रखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है? पेरिफेरल पूलिंग, और एग्जांपल है न्यूरोजेनिक, एनाफ्लेक्टिक एंड एंडोटॉक्सिन। अब अगर हम बुक को देखें तो बुक में सबसे पहले हाइपोवॉल्यूम का लिखा होगा कि डिमिनिश ब्लड वॉल्यूम की वजह से जो शॉक होता है वो हाइपोवॉल्यूमिक है, जिसमें उसने रीज़न हैमरेज दी हुई है। आपने रोड एक्सीडेंट भी इसी में आ सकता है, ट्रॉमा वगैरह भी इसी में आ जाता है, लॉस ऑफ प्लाज्मा वो भी एक तरह का हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ही है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि वेरियस सिंपैथेटिक कंपनसेशंस इन शॉक, जैसे अभी हमने स्टेजेस ऑफ शॉक पढ़े कि नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज होती है। नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज का दूसरा नाम ये था कंपनसेटिव स्टेज, यानी कि इसे हम कंपनसेट कर लेते हैं। हमारे जो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस अब इतने ताकतवर होते हैं कि वो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। वो लिख रहा है कि इसने क्या करना है जी, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करना है। वो कैसे स्टिमुलेट होती है? ड्यू टू बैरोसेप्टर। अब बैरोसेप्टर का कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया कि जूं ही आर्टीरियल प्रेशर में डिक्रीज़ आता है तो बैरोसेप्टर उसे सेंस करते हैं और सिग्नल्स देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसने फिर सिंपैथेटिक नर्व्स के ज़रिए आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है। इस वेजो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा कि आपके पास वीनस रिटर्न तेज़ होगा। ये देखें इफेक्ट्स में लिखा हुआ आर्ट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सर्कुलेशन देयर बाय इंक्रीजिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस।
तो आर्टेरियल की कंस्ट्रिक्शन से आपके पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। द वेन्स एंड वीनस रिजर्व देयर बाय हेल्प मेंटेनिंग एडिक्वेट वीनस रिटर्न डिस्पाइट डिमिनिश्ड ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम हालांकि डिमिनिश है, लेकिन कंस्ट्रिक्शन की वजह से वीनस रिटर्न वो इतना कर देंगे कि कार्डिक आउटपुट को थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज कर देंगे। हार्ट एक्टिविटी इंक्रीजेज, आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट रेट वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो लिखा है कि 72 बीट्स पर मिनट से हाई होकर 160 to 180 तक वो जा सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस ओनली 15 to 20% ऑफ ब्लड वॉल्यूम कैन बी रिमूव्ड over a period of 30 minutes before a person dies. In contrast, a person can sustain a 30 to 40 loss of blood volume when the reflexes are intact. अगर रिफ्लेक्सेस आपके इंटैक्ट है तो चाहे ब्लड वॉल्यूम आपका 30 to 40% ही लॉस हो चुका है, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा, यानी कि आप नॉर्मलाइज हो सकते हैं। लेकिन अगर सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस की एब्सेंस है तो अगर 15 से 20% भी ब्लड आपका लॉस हो गया तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है बिफोर अ पर्सन डाइज, यहाँ तक कि आपको डेथ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद उसने लिखा हुआ है ग्रेटर इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस रिफ्लेक्सेस इन मेंटेनिंग आर्टीरियल प्रेशर देन इन मेंटेनिंग कार्डिक आउटपुट। तो गाइडन की जो डैश लाइनिंग होती है ये आपने लाजमी पढ़नी है, इसमें एमसीक्यूज बन सकता है। वो कह रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो मेजर इफेक्ट है वो आर्टीरियल प्रेशर पे होता है, देन इन मेंटेनिंग कार्डिक, यानी कि कार्डिक आउटपुट से ज़्यादा ये आर्टीरियल प्रेशर पे गौर करता है कि इसे हमने कैसे मेंटेन करना है। प्रोटेक्शन ऑफ कोरोनरी एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो बाय द रिफ्लेक्सेस। अब इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि वो कह रहा है सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी स्टिमुलेट हुई है उसने क्या किया, पेरिफेरल जितने भी ऑर्गन्स हैं या पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसे उसने कम कर दिया। उसे कम क्यों किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपके इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स के पास जाए, जो कि आपके पास यानी कि ब्रेन या हार्ट के पास जाए। तो वो इसी की बात कर रहा है कि रिफ्लेक्सेस जो है ना वो कोरोनरी और सेरिब्रल ब्लड फ्लो पे इतना अफेक्ट नहीं करते। अगर ये अफेक्ट करते होते तो कोरोनरी में भी वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जानी थी और ब्रेन में भी हो जानी थी, जिसके वजह से ब्रेन में सीवियर इस्कीमिया हो जाना था। लेकिन चूंकि दोनों वेस्कुलर बेड्स के अंदर क्या मौजूद है, ऑटो रेगुलेशन इज़ एक्सीलेंट, यानी कि ये आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज़ होने नहीं देते। अगर आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ही इनमें इफेक्ट आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला। तो इनमें चूँकि ऑटो रेगुलेशन का अमल इतना तेज़ होता है, इतना एक्सीलेंट होता है, जिसकी वजह से आर्टीरियल प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं होता एज लॉन्ग एज इट डज़ नॉट फॉल बिलो द 70, यहाँ तक कि वो 70 से नीचे ना आए, यानी कि यहाँ तक ये मेंटेन रह सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव हेमरेज शॉक। पहले भी डिस्कस कर दिया कि प्रोग्रेसिव में क्या होगा, नॉन प्रोग्रेसिव में क्या होगा। नॉन प्रोग्रेसिव में आपके पास जो कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है वो काम करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। वो कह रहा है कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो तभी रिकवर होगा अगर हेमरेज या ब्लड लॉस एक क्रिटिकल अमाउंट तक रहेगा। अगर उस क्रिटिकल अमाउंट से बिलो चले जाओगे तो वो जो नॉन प्रोग्रेसिव शॉक होगा वो क्या बन जाएगा, progressive, and this shock itself causes still more shock and the condition becomes a vicious cycle. अब नॉन प्रोग्रेसिव शॉक में दरअसल होता क्या है डिटेल के साथ, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास ब्लड प्रेशर में कमी आ गई, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर लो हो गया तो इसने किसको स्टिमुलेट करना है, बैरोरिसेप्टर्स को। ये आगे जाएंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास और उसे क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक डायरेक्ट इफेक्ट जाएगा कार्डिक आउटपुट, जो कि कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा। उसके अलावा इसका काम क्या है, इसने करवा देनी है वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन। वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपका जो प्री लोड है वो तेज़ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपके पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा सिंपैथेटिक का एक और इफेक्ट है आर्टीरियोलो डायलेटेशन। इससे क्या होगा, इंक्रीज टीपीआर स्टैंड फॉर
टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि इसका काम है डायस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज़ करना। ये जो वीनो कंस्ट्रिक्शन है ये दरअसल सिंक्रोनाइज करती है आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर से, ये इसे बढ़ाएगी जिसके वजह कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, और आर्टीरियो डायलेटेशन की वजह से आपके पास टीपीआर बढ़ा और उसकी वजह से डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। उसके बाद जो पहले भी एक डिस्कस हो चुका है, वेस्कुलर बेड की कंस्ट्रिक्शन। अब इसका क्या मतलब है, ये हमने इधर थोड़ा सा पढ़ा था कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रोनिया से ब्लड फ्लो बाय द रिफ्लेक्सेस। का रिफ्लेक्सेस जो है वो प्रिफरल जितने भी आपके आवास ऑर्गन्स हैं, वेसल्स हैं, उनमें वीनो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी, एक्सेप्ट फॉर हार्ट एंड ब्रेन। यानी कि हार्ट और ब्रेन के अलावा बाकी जितने भी आपके पास प्रिफरल वेस्कुलर बेड्स हैं उनमें वीनो कंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से आपके पास वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, और वीनस रिटर्न ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल इफेक्ट आएगा कार्डिक आउटपुट का ज़्यादा होना। तो पहली चीज़ हमने पढ़ी कि बीपी के कम होने की वजह से, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो आपके पास बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से ये सारा काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये देखिए आपके बुक में पहले लिखा हुआ है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। उसके बाद आपके पास एक और चीज़ आती है रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो सेकंड आपके पास आएगा कंपनसेटरी इफेक्ट। इसमें क्या होगा, रिड्यूस्ड रीनल परफ्यूजन, यानी कि सिंपैथेटिक, आपने पहले पढ़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने पेरिफेरल वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा दिया, तो इंक्लूडिंग रीनल आर्टरी, वो भी इसी में आ गई। यानी कि रीनल आर्टरी की क्या होगी, कंस्ट्रिक्शन। इसकी कंस्ट्रिक्शन की वजह से किडनी के पास ब्लड कम आएगा, यानी कि रीनल परफ्यूजन में कमी आ गई। इस कमी की वजह से किडनी क्या रिलीज़ करेगी, रेनिन। अब रेनिन आपको पता है एक्ट करती है एंजियोटेंसिनोजिन पे, जो कि लिवर रिलीज़ करता है, उसे कन्वर्ट कर देती है एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन 1। जब ये पल्मोनी फ्लो में जाता है तो ACE जो कन्वर्टिंग एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसकी मदद से ये 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 में, एंजियोटेंसिन 2। अब इसका क्या क्या इफेक्ट है, इससे सबसे पहला इफेक्ट आएगा इसके पास थ्रस्ट, यानी कि आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगी। दूसरा, इट एक्ट ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स, वहाँ से क्या रिलीज़ करवाएगा, एल्डोस्टेरोन। अब इसका क्या काम था, वाटर एंड साल्ट रिटेंशन। अब जाहिर है वाटर और साल्ट रिटेंशन की वजह से आपके पास ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा और कार्डिक आउटपुट नॉर्मलाइज हो सकती है। एंजियोटेंसिन इसके अलावा आपके पास स्मूथ मसल्स, इसकी भी क्या करवा देता, कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो वेन्स और आर्टरियोल्स के अंदर के ऊपर एंडोथेलियल सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स पड़े हैं, उनकी ये क्या करवा देगा, कंस्ट्रिक्शन। उस कंस्ट्रिक्शन की वजह से अगेन क्या होगा, आपके पास आर्टीरियो कंस्ट्रिक्शन की वजह से टीपीआर बढ़ेगा, टीपीआर बढ़ने की वजह से डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा, वीनो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपके पास प्रीलोड बढ़ेगा, यानी कि वीनो कंस्ट्रिक्शन प्रीलोड बढ़ाएगा और आर्टीरियो कंस्ट्रिक्शन आपके पास टीपीआर बढ़ाएगा। अब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अलावा ADH भी रिलीज़ होगा, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिवेट होगा तो ADH रिलीज़ होगा। इसने दोबारा क्या करना है, वाटर को रिटेन करना है, यानी कि ये भी आर्टीरियोलो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। इसके अलावा आपके पास CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स, लेकिन ये तब तक स्टिमुलेट नहीं होगा जब तक कि आपके पास प्रेशर 50 mmHg से कम ना हो जाए, इसलिए इसे कहते हैं लास्ट डिच रिस्पॉन्स, यानी कि ये सबसे आखिर में जो है स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब पहले स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है ये समझ लें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पाइप है, पाइप के अंदर जितना आप वॉल्यूम ब्लड कह लो, फ्लूइड कह लो, जितना आप भरना शुरू करेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाएगा और रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा।
और अगर आप फ्लूइड यहाँ से निकालोगे तो ये इसने कंस्ट्रिक्टेड हालत में आ जाना है, यानी कि ये अपने जो फ्लूइड इसके अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। तो यह है स्ट्रेस रिलैक्सेशन, यानी कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन की वजह से जो मसल जो वेन्स होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप बॉडी की बात करें तो अगर उनमें ब्लड ज़्यादा आएगा तो वो रिलैक्स स्टेट में चली जाएंगी, यानी कि वो इतना कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगी। तो इसी कंस्ट्रिक्शन को ना कि वो नहीं कर रही, इसे हमने रिवर्स कर देना, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, यानी कि हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग वेस्कुलर कैपेसिटी। क्योंकि पहले तो रिलैक्स स्टेट में चलेंगे वेन्स, अब उसको हमने उल्ट कर दिया, यानी कि उस रिलैक्सेशन को हमने ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से हमने कंस्ट्रिक्शन करवा दी और सारे का सारा ब्लड दोबारा वीनस सिस्टम में चला जाएगा और वहाँ से वीनस टर्न बढ़ेगा और कार्डिक आउटपुट भी जो ओवरऑल इफेक्ट उसका यही होगा कि कार्डिक आउटपुट आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद ये याद रखें कि गाइडलाइन में लिखा हुआ है जैसे कि जो सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस वगैरह हैं एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामाइंस बाय द एड्रीनल मेडुल्ला, ये एक्टिवेट होते हैं विदिन 30 सेकेंड, यानी कि सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस और कैटेकोलामाइंस यानी कि नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, ये मैं बताना भूल गया, तो ये भी याद रखें कि ये 6 पॉइंट में लिखा हुआ है। इंक्रीज सिक्रीशन बाय द एड्रीनल मेडुल्ला, जैसे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जब स्टिमुलेट हुई थी उसने एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवा दी, अब एड्रीनल मेडुल्ला की वजह से नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन आएंगे, जिसकी वजह से दोबारा कंस्ट्रिक्शन होनी है, आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन होनी है, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो वो कह रहा है दिस वन एंड सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस ये 30 सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। जबकि आपके पास जो एंजियोटेंसिन सिस्टम है और जो ADH का सिस्टम है, या कह लो रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, दे ऑल रिक्वायर 10 to 60 मिनट टू रिस्पॉन्ड कम्प्लीटली, बट दे एंड ग्रेटली इंक्रीजिंग आर्टेरियल प्रेशर और इंक्रीजिंग द सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेशर, देयरफॉर इंक्रीजिंग द रिटर्न बैक टू द ब्लड। यानी कि ये लेट स्टार्ट होते हैं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट इनका यही होता है कि ये ब्लड को हार्ट के पास वापस भेज देते हैं। तो ये आपके पास है नॉन प्रोग्रेसिव जहाँ कॉम्पनसेटेड शॉक के मैकेनिज़्म के कैसे आपकी बॉडी जो है ना शॉक को कम्पनसेट कर लेती है।